क्लास 7th आपके लिए फिर से ये सेकंड लेक्चर लेकर मैं रेडी हूँ। ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ठीक है, इससे पहले आपका फर्स्ट पार्ट जो है इस चैप्टर 1 का हिस्ट्री का, वो ऑलरेडी आपके एक वीडियो लेक्चर में आ चुका है। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने हिस्टोरियन के सोर्स में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पढ़ लिए थे, बिल्डिंग्स पढ़ ली थी, मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग, आर्टिफैक्ट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस वगैरह पढ़ लिए थे। फिर लिटरेरी सोर्स हमने पढ़ लिया था, रिलीजियस लिटरेचर, सेक्युलर में क्रॉनिकल, ठीक है, पढ़ लिया था। ऑटोबायोग्राफीज पढ़ ली थी, बायोग्राफिक्स पढ़ लिए थे, ट्रैवलॉग पढ़ लिए थे, और लास्ट हमने खत्म किया था अपने डॉक्यूमेंट्स पर। ठीक है, कि मिडिएवल पीरियड में डॉक्यूमेंट्स भी रखे गए थे जिसमें रिकॉर्ड रखे जाते थे लैंड रेवेन्यू के, लैंड ग्रांट्स के, राइटिंग ऑन हिस्ट्रीज वगैरह पे, ठीक है, साइंस एक्सेट्रा पर। तो अब इसके बाद जो हमें अब इसमें अपना सेकंड पार्ट कंटिन्यू करना है, तो उसमें हमें कंटिन्यू करना है मैन्युस्क्रिप्ट। मैंने आपको बताया था कि हाथ से लिखी जाती थी सारी चीजें। ठीक है, तो मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखने में क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं। जैसे आप भी अपनी नोटबुक में हाथों से ही लिखते हैं, ठीक है, तो सबकी हैंडराइटिंग सेम नहीं होती है, हैंडराइटिंग में बहुत डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी हाथ से लिखने में, क्योंकि हैंडराइटिंग्स जो होती थी वो सेम नहीं होती थी। तो डिफिकल्टी का सबसे पहला कारण क्या बन गया था? नो प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि मिडिएवल पीरियड तक कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, इसीलिए जो भी मैन्युस्क्रिप्ट होती थी वो हाथों से लिखी जाती थी, और एक की मैन्युस्क्रिप्ट को दूसरा व्यक्ति कॉपी कर लेता था अपने ही हैंडराइटिंग में, जिसमें से क्या होता था, कुछ वर्ड्स जो होते थे या सेंटेंसेस जो होते थे उसमें चेंजेस आ जाते थे। जैसे अगर मैंने किसी की नोटबुक से लिखना स्टार्ट किया तो उसकी नोटबुक में हैंडराइटिंग और मेरी हैंडराइटिंग अलग हो जाएगी। फिर मेरे में से कोई और देखकर लिखेगा तो वो अपने ही अलग वर्ड्स या सेंटेंस बना लेगा। तो हिस्टोरियंस को इस चीज से बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आता था एक्चुअली कि इतनी सारी कॉपी हो चुकी है तो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो किसके हाथों से लिखी गई है, ये नहीं पता चलता था। दूसरी डिफिकल्टी क्या होती थी कि जो क्रॉनिकल्स होते थे, क्रॉनिकल्स मैंने बताया था ना कि किंग की लाइफ और उसके कोर्ट के बारे में लिखा जाता था, तो बहुत सारे क्रॉनिकल्स हो जाते थे, टाइम टू टाइम क्रॉनिकल्स लिखे ही जाते थे। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक में जियाउद्दीन बर्नी का, जिसने अपना पहला फर्स्ट टाइम क्रॉनिकल लिखा 1356 में। फिर उसके 2 साल बाद उसने अपना दूसरा क्रॉनिकल वर्जन भी निकाल दिया। ठीक है, और दोनों ही वर्जन एक दूसरे से अलग थे, इसीलिए 1960 तक तो हिस्टोरियंस को पता ही नहीं था कि जियाउद्दीन बर्नी ने अपना कोई पहला वर्जन भी लिखा है, क्योंकि 1960 तक हिस्टोरियन उसके सेकंड वर्जन को ही फर्स्ट क्रॉनिकल के रूप में पढ़ते आ रहे थे, और उसका पहला वाला जब उन्होंने इन्वेंट किया तो वो बिल्कुल ही अलग था दूसरे वाले से। ठीक है, तीसरा, जब हिस्टोरियन डॉक्यूमेंट्स, मैप या टेक्स्ट को रीड करते थे पास्ट टाइम के, ठीक है, तो अपने दिमाग में वो क्या रखते थे? द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन विच दैट इंफॉर्मेशन वॉज प्रोड्यूस। ठीक है, तो उनको ना अलग अलग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती थी कि उन्हें एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी। तो ये प्रॉब्लम हो जाती थी मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने में, उसकी डिफिकल्टी को देखने में। ठीक है, आगे अब हम अगला नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि जो हम मिडिएवल पीरियड की बात कर रहे हैं उसमें कौन कौन से नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स तैयार हुए। ठीक है, तो उसमें हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब ज्यादा लोग, पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं, ज्यादा संख्या में लोग। तो मिडिएवल पीरियड वो पीरियड है जिसमें सबसे ज्यादा मोबिलिटी हुई है, क्योंकि पीपल जो थे वो ट्रैवल्ड करते थे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। ठीक है, क्यों ट्रैवल करते थे? ताकि उन्हें धन दौलत मिल सके और नई नई चीजों को सीखने की अपॉर्चुनिटीज मिल सके। ठीक है ना, तो बहुत सारे ट्रैवलर्स ग्रुप जो हैं वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आए हैं, क्योंकि उनको भारत में बहुत सारा वेल्थ और पॉसिबिलिटी दिखाई दी कि अगर वो यहाँ पर आएंगे तो वो अपना और अपने नेशन का या जिस जगह से वो आए हैं उसकी ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है ना,
तो अगर हम यहाँ पर वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम मोर इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वर दी राजपूत। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ग्रुप हैं वो यहाँ पर राजपूतों का हम नाम लेना चाहेंगे। ठीक है, उन्होंने भारत में सबसे ज्यादा ट्रैवल किया है और भारत में सबसे ज्यादा इन्होंने वेल्थ और अपॉर्चुनिटीज भी अपने लिए हासिल की है। ठीक है, फिर आते हैं न्यू आइडियाज। ठीक है, न्यू आइडियाज में जो भी ट्रैवलर्स होते थे उनका ग्रुप इंडिया में जब आया तो वो अपने साथ न्यू टेक्नोलॉजीज लेकर आया, न्यू क्रॉप्स लेकर आया और अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज को लेकर आया, जिसकी वजह से हमने अपने भारत में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस नोटिस किए हैं। ये रिजल्ट हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो ये मिडिएवल पीरियड में मोबिलिटी डेवलप हुई है, न्यू आइडियाज डेवलप हुए हैं। न्यू आइडियाज में ही हम टेक्नोलॉजी पे चले आते हैं, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। मिडिएवल पीरियड में ही टेक्नोलॉजी चेंज हुई थी और इसी समय इंट्रोड्यूस हुआ था पर्शियन व्हील, जो इरिगेशन के लिए यूज होता था। ठीक है, आपने एक व्हील देखा होगा जिसके ऊपर बकेट लगी होती है, बाल्टियां। ठीक है, वो बाल्टी और वो बकेट, जो व्हील होता है वो रोटेट करता रहता है और बकेट जो है उसमें पानी भरता रहता है और वो पानी खेतों तक पहुंचाया जाता था। ठीक है, तो ये इरिगेशन का एक नया मेथड पर्शियन व्हील से मिला। एक और आया यहाँ पर स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग मतलब जो धागा बनाने वाला व्हील होता है, जिसको हमने बाद में चरखा भी देखा और उसके बाद हमने मशीन्स बनानी शुरू कर दी जिससे कि धागा तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी टेक्नोलॉजीज जो ट्रैवलर्स हैं वो लेकर आए, अपने साथ वो न्यू क्रॉप्स के आइडियाज लेकर आए, जैसे नए टाइप के नए तरीके के फूड्स, बेवरेजेस में हम टी कॉफी की बात करते हैं, पोटैटोज हमें मिला है उनके आइडिया से, कॉर्न मिला है, चिलीज मिली हैं, ये सब उन्होंने ही इंडिया में आकर इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, इसके बाद एक न्यू पीजेंट ग्रुप यानी किसानों का एक ग्रुप तैयार होता है। ठीक है, मिडिएवल पीरियड में इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। ठीक है, ये पीजेंट ग्रुप कैसे तैयार हुआ। ठीक है, अधिकतर जनसंख्या जो थी वो फॉरेस्ट में रहती थी। जब जंगल क्लियर होने लग गए, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग जंगलों को काटकर उसको जमीन बनाने में लग चुके थे, क्योंकि उन्हें एग्रीकल्चरल सेटलमेंट करना था और इसके लिए जंगलों को काटना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो थे, जो जंगलों में निवास करते थे, रहते थे, उनका हैबिटेट था, वहां से उन्हें फोर्स करके माइग्रेट होकर जाना पड़ा और माइग्रेट होकर वो लोग भी क्या बन गए, पीजेंट्स बन गए, यानी कि वो लोग भी किसान बन गए। ठीक है ना। दिस न्यू पीजेंट ग्रुप्स ग्रेजुअली बिकेम, और इसके बाद यही पीजेंट्स ग्रुप जो है वो धीरे धीरे किसके इन्फ्लुएंस में आने लगे, चिफेंट्स के आने लग गए। ठीक है, मार्केट्स के साथ टच होने लग गए, पीजेंट्स के, प्रीस्ट के, ठीक है, टेम्पल्स वगैरह के, और जब इनसे टच हुए तो इनको टैक्स वगैरह भी देना पड़ता था। ठीक है, तो नए पीजेंट्स ग्रुप रेडी हो गए। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, हम जाति के बारे में जानते हैं, जिसको हम कास्ट कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो जाति का मतलब होता है कास्ट में भी निकाली गई एक सब कास्ट। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट थी, अलग अलग ग्रुप्स में पीपल बटे हुए थे, तो ऐसे ग्रुप्स को जातीज का नाम दिया गया, जिसमें अलग अलग जाति अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करती थी। ठीक है, और ये जाति जो होती थी, इसमें जो भी लोग रहते थे उनके ग्रुप्स रैंक बेस्ड होते थे कि किसका बैकग्राउंड कैसा है और उनका ऑक्यूपेशन क्या है। ठीक है, रैंक फिक्स नहीं होती थी, जिसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, ऑक्यूपेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी रैंक को भी चेंज कर दिया जाता था। ठीक है, अब ये जातिज रेगुलेट कैसे होती थी, इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे। ठीक है, हर मेंबर को रूल एंड रेगुलेशंस मैनेज करने पड़ते थे, उन्हें मानना पड़ता था। ठीक है, जाति की असेंबली जो ऑर्गेनाइज होती थी, असेंबली में कौन असेंबली रेगुलेट करते थे, जो एल्डर्स होते थे, मुखिया होते थे, बड़े लोग होते थे, वही जाति को असेंबल करते थे। ठीक है, और जाति को ये कहा जाता था कि उन्हें रूल्स को फॉलो करना है, जिस भी विलेज के वो रहने वाले होते थे, जातियों के लिए जो रूल्स बना दिए जाते थे वो रूल रेगुलेशन उन्हें फॉलो करने होते थे। ठीक है, अब जो गांव है, गांव को गवर्न कौन करते थे, चीफेंट्स जो होते थे वो गांव को गवर्न करते थे, यानी कि विलेजेस को चलाने की जिम्मेदारी चीफेंट्स के ऊपर होती थी। ठीक है, जिसे मुखिया कहा जाता है, गांव का मुखिया। अब बढ़ते हैं हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट की तरफ। ठीक है, पॉलिटिकल यानी कि जो भी राजनीतिक चीजों को संभालेगा, राजनीतिक कार्यक्रमों को देखेगा, तो इसमें
इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल के बारे में जान लेते हैं। मिडिएवल पीरियड में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए हैं वो हुए हैं राजपूत। ठीक है, राजपूत का लिटरली मतलब होता है सन ऑफ अ रूलर। ठीक है, लेकिन इसमें रूलर्स भी इंक्लूड है, चिफेंट्स भी इंक्लूड है, सोल्जर्स, कमांडर्स और मोनार्क जो हैं उन्हें सबको इसमें शामिल किया गया क्योंकि दे ऑल आर स्ट्रांग पीपल। ठीक है, स्ट्रांग ग्रुप्स भी बोल सकते हैं। राजपूतों को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इनके अंदर ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी होती है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा लॉयल होते हैं और इन्हें दूसरों की लॉयल्टी भी बहुत जल्दी सेंस हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे ग्रुप ऑफ पीपल थे। पॉलिटिकल डेवलपमेंट में अगर मैं बात करूं तो मराठास हैं, सिख हैं, जाट है, अहोम्स है, कायस्थ्स हैं, ये भी अदर ग्रुप्स थे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजपूत के बराबर ही इक्वली इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, रीजन और एम्पायर की बात कर लेते हैं। तो मिडिएवल पीरियड में जो रीजनल किंगडम था वो नॉर्थ से लेकर के साउथ इंडिया तक पूरा था, लेकिन नॉर्थ और साउथ में जो भी रूलर्स थे आपस में उनके बीच में कन्फ्लिक्ट रहते थे, झगड़े एक दूसरे से रहते ही थे। तो कभी किसी का किंगडम राइज हो जाता था, कभी किसी का किंगडम फॉल हो जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसमें राजपूत नॉर्थ में रूल करते थे अपने किंगडम को लेकर और चोलास जो थे वो साउथ में थे। ठीक है, तो आपस में इनके कन्फ्लिक्ट चलते रहते थे। इसके बाद और किंगडम्स भी इसमें स्टैब्लिश हो गए, जैसे कि राजपूतों के बाद यहाँ पर भारत में मुस्लिम्स भी आ गए। मुस्लिम्स में नाम इंपॉर्टेंट है खलजीज का, तुगलक्स का और मुगल्स का, और इन्होंने अपनी डायनेस्टी को भी यहाँ पर राइज करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। एंशिएंट में तो हमने सिर्फ अपने हिंदू रिलीजन को ही पढ़ा था, लेकिन अब हम मिडिएवल में आ गए हैं। तो क्योंकि देखा हमने नीचे पढ़ा है कि मुस्लिम्स का भी इंडिया में एस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट हो चुका था, तो अब हम इनके न्यू रिलीजन में इस्लाम को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अभी हम हिंदुइज्म में देखते हैं, न्यू डेटीज की वर्शिप होने लगी, नए नए देवी देवताओं को पूजा जाने लगा। ठीक है, उनका बहुत ज्यादा वर्शिप होने लगा। कुछ ट्राइबल्स और फॉरेस्ट ग्रुप्स भी हिंदू सोसाइटी में जोड़ दिए गए। ठीक है, और इन्होंने हिंदू वर्शिप्स में अपने ही ट्राइबल आइडियाज जो थे, क्योंकि ट्राइबल पीपल थे, आदिवासी थे, तो इन्होंने अपने ही ट्राइबल आइडियाज को हिंदुइज्म के वर्शिप में जोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद जो हिंदू रूलर्स थे वो सबसे ज्यादा एक्टिव थे। उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट कराए हैं भारत में। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको मिलती थी? ब्राह्मणास को और प्रीस्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। उनकी पोजीशन डोमिनेंट थी, यानी कि यही ब्राह्मण्स और प्रीस्ट बाकी दूसरे अपने से छोटी जाति के या छोटे लोगों पर राज करते थे, क्योंकि इन्हें सबसे इंपॉर्टेंट समझी जाने वाली संस्कृत भाषा की नॉलेज थी। इसी वजह से इन्हें डोमिनेंट पोजीशन दी गई थी। ठीक है, इसके बाद इन्हें टैक्स फ्री रखा जाता था, इन्हें राजा की तरफ से बहुत दान मिलता था। ठीक है, बहुत वेल्दी होते थे ब्राह्मण्स, बहुत पावरफुल होते थे, और अपनी ही इस पावर का इस्तेमाल करके इन्होंने हिंदू रिलीजन को सबसे ज्यादा रिजिड बना दिया, सबसे ज्यादा कठोर बना दिया कि इनके अलावा कोई भी इस रिलीजन को ना संभाल पाए और ये अपनी पावर को मेंटेन कर सके। ठीक है, उसके बाद भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसमें कि जो लोग ब्राह्मण्स और प्रीस्ट के दबाव में आने लग गए थे उनको इस चीज से आजादी दिलाने के लिए भक्ति मूवमेंट की शुरुआत की, और भक्ति मूवमेंट को ने बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया सोसाइटी में। ठीक है, तो ओवरऑल पूरे इंडिया में साउथ से लेकर के हर जगह फैला ये भक्ति मूवमेंट, और इससे लोगों को रिलीजन की असली पहचान बताई गई। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं इस्लाम की तरफ। ठीक है, इसी पीरियड में नया रिलीजन एस्टैब्लिश होता है, इस्लाम। ठीक है, इस्लाम का अर्थ होता है वन गॉड, यानी कि ये एक ही भगवान में विश्वास रखते हैं, वो है इनका अल्लाह। ठीक है, और ये किसकी टीचिंग को पढ़ते हैं? प्रॉफिट मुहम्मद की टीचिंग को पढ़ते हैं, जिसको किसमें लिखा गया है? होली बुक कुरान में लिखा गया है। ठीक है, अब ये माना जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद कोई भी दूसरा पैगंबर यानी प्रॉफिट नहीं बना, और उसकी जगह किसने ले ली? उसकी जगह ले ली खलीफा ने। ठीक है, तो प्रॉफिट मोहम्मद जब मरे तो खलीफा ही सक्सीड हुए और वही पॉलिटिकल और रिलीजियस हेड बन गए मुस्लिम कम्युनिटी के। ठीक है,
उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटीज दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक पार्ट है शिया और दूसरा पार्ट है सुन्नी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, कि अब हम हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में क्या समझ पाए हैं और इसके टाइम के बारे में हम क्या सोचते हैं। ठीक है, जेम्स मिल ने एक किताब लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 में, और जेम्स मिल ने हिस्ट्री को डिवाइड किया था अपनी इस बुक में 3 पीरियड्स में, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ये कौन सा डिवीजन हुआ भाई? ये तो उन्होंने रिलीजियस बेस्ड पर डिवीजन कर दिया कि रूलर का रिलीजन क्या है, उस हिसाब से ही हिस्ट्री डिवाइड हुई है। ठीक है, तो ये क्लैरिफिकेशन नहीं देता है हिस्ट्री को, ठीक है, कि हमारी हिस्ट्री पास्ट में कैसे कैसे डिवाइड हुई है। तो क्लियर पिक्चर कब मिलती है? जब हिस्ट्री को एक्चुअली में एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, मिडिएवल पीरियड के 2 पार्ट। ठीक है, तो जो मिडिएवल पीरियड है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। अर्ली मिडिएवल पीरियड जो है, ठीक है, मैंने पीछे वाली साइड बोर्ड पे लिखा कि आपका जो मिडिएवल पीरियड है वो 8th to 18th सेंचुरी है। ठीक है, जिसमें अर्ली मिडिएवल पीरियड जो है उसका टाइम पीरियड 8th to 12th सेंचुरी है। ठीक है, और जो उसके बाद वाला यानी कि लेटर मिडिएवल है, उसका जो टाइम पीरियड है लेटर मिडिएवल पीरियड का वो है 13th सेंचुरी से 18th सेंचुरी में। ठीक है, तो हमें सिर्फ अर्ली लेटर मिडिएवल पीरियड का पता होना चाहिए, और क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि मिडिएवल पीरियड में जो चेंजेस आए थे वो आए थे पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस। ठीक है, और इसी पीरियड मतलब आपको ये फीचर्स बता रही हूँ मिडिएवल पीरियड के। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया जाता है असाइनमेंट में, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ मिडिएवल पीरियड, तो आपको बताना होगा कि मिडिएवल पीरियड जो है उसे 8 to 18 सेंचुरी में डिवाइड किया गया है। अर्ली मिडिएवल पीरियड 8 to 12 सेंचुरी और लेटर मिडिएवल पीरियड 13 to 18 सेंचुरी। ठीक है, सेकंड फीचर हो जाएगा कि इसमें चेंजेस आए पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। डेवलपमेंट हुआ इस्लाम और हिंदुइज्म का। ठीक है, उसके बाद हिस्टोरियंस ने कई सारी प्रॉब्लम्स को फेसेस किया है। ठीक है, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आई हैं कि जो हिस्टोरियंस को हिस्ट्री मिली है उसे प्रॉपर तरीके से पास्ट को डिवाइड नहीं किया है। ठीक है, तो वो पास्ट को जिस तरीके से डिवाइड किया है एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न में, वो उनके लिए क्लियर नहीं हो पाया है। एंशिएंट क्लियर हो जाता है, लेकिन मिडिएवल और मॉडर्न जो पास्ट है हिस्ट्री का, उसको समझने में हिस्टोरियन को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल कि मिडिएवल पीरियड कहता है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस आए हैं, और मॉडर्न ये कहता है कि मॉडर्न में मटेरियल प्रोग्रेस आया है, यानी आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसी चीजें देखी हैं। तो जो पास्ट में हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है उसमें इन दोनों को ही रिलेट कर दिया गया है कि मिडिएवल जो हिस्ट्री है, मिडिएवल पीरियड बिल्कुल किसका कंट्रास्ट बताती है? मॉडर्न हिस्ट्री का। यानी कि मिडिएवल और मॉडर्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मॉडर्न में जो कुछ हो रहा है वो मिडिएवल की वजह से ही हो रहा है, लेकिन मिडिएवल में तो ये 3 फैक्टर्स हैं चेंजेस होने के, और मॉडर्न में चेंजेस हो रहे हैं मटेरियल प्रोग्रेस की वजह से। ठीक है, विच कैन नॉट रिलेट विद ईच अदर, और ये दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए जो हिस्टोरिकल पीरियड डिवाइडेड है उसको समझने में हिस्टोरियंस थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर जो है ये ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है, और आई होप कि आपको ये समझने में आसानी हुई होगी, आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसे रीड करिए, समझिए और एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।